नमस्कार मित्रों, स्वास्थ्य सूत्र में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हमारा आईबीएस से संबंधित है। आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। यह एक आंत संबंधी विकार है। इसके कारण व्यक्ति को या तो बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, दिन में 6-7 बार भी मोशन के लिए जाना पड़ जाता है, या फिर कई दिन तक कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बनी रहती है। उसे शौच नहीं आता। इसके कारण उसे एक अलग तरह की बेचैनी अनुभव होती रहती है। इसी तरह इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में यानी आईबीएस में ऐसे लोगों को गैस बनती है, पेट में ऐंठन रहती है, पेट में दर्द भी उठता रहता है और फिर उन्हें दर्द के साथ शौच के लिए भागना पड़ता है। तो वहाँ शौच में उन्हें गैस के साथ में पतला शौच आता है, जो कभी कभी यहाँ आप कोमोड में या शौचालय में जम जाता है। उसे साफ करने में भी इन्हें खासी दिक्कत उठानी पड़ती है, क्योंकि इनके शौच में अपचित आहार काफ़ी मात्रा में निकलता है। ये जो आईबीएस रोग है ये लार्ज इंटेस्टाइन से संबंधित है। मुंह में, आमाशय में और इंटेस्टाइन के पहले भाग में भोजन का पाचन तो सुगमता पूर्वक होता है, भोजन का कुछ हद तक अवशोषण भी होता है, लेकिन जैसे ही अपचित आहार लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, वो या तो उसका डाइजेशन रुक जाता है या पूरी तरह अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। उसके पोषक तत्व जो हैं खून में अवशोषित नहीं हो पाते हैं। इसलिए ऐसे रोगियों को या तो फिर बार बार शौच के लिए जाना पड़ता है, या फिर जब लार्ज इंटेस्टाइन निष्क्रिय तक से काम करती है तो इन्हें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, और ऐसे में लार्ज इंटेस्टाइन मल से भरी रहती है। ये एक कष्टजनक प्रकार है, क्योंकि जब लार्ज इंटेस्टाइन में जो बड़ी आंत में अपचित आहार भरा रहता है तो उसमें कई तरह के बैक्टीरियल इफेक्टिव हो जाते हैं, बैक्टीरिया सक्रिय हो जाते हैं, जिसके कारण गैस ज़्यादा बनने लगती है, पेट फूल जाता है और उसमें जो सड़ा अपचित आहार है उसमें कई तरह के विषाक्त रसायन पैदा होने लगते हैं, जो शरीर में जाके कई अन्य तरह की दिक्कतें पैदा करते हैं, जिनमें मन का उच्चाटित होना, उल्टी की शिकायत रहना, चक्कर आना या घबराहट बनी रहना। ये एक जटिल विकार है और आईबीएस से पूरी दुनिया में 12 से 15% लोग परेशान हैं, खास करके 30 साल से लेकर 50 साल तक के लोग। और इनमें भी, इन आईबीएस के रोगियों में भी 3 गुना स्त्रियां ज़्यादा पीड़ित रहती हैं। यानी यदि 10 पुरुष पीड़ित रहते हैं तो 10 पुरुषों की तुलना में 30 स्त्रियां इस आईबीएस से पीड़ित रहती हैं। आईबीएस के कारण कब्ज जब रहती है तो मन उच्चाटित रहता है, मन में बेचैनी बनी रहती है, खाने को दिल नहीं करता, किसी काम को दिल नहीं करता, यहाँ तक कि ऑफिस जाने की भी इच्छा नहीं होती है। लेकिन जब ऐसे रोगियों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के कारण कई बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, कई बार शौच के लिए जाना पड़ता है, तो उनके शरीर में पोषक तत्वों की अभाव के कारण कमजोरी होने लगती है, उनके हाथ पैरों में शिथिलता आ जाती है, ठंडापन सा बना रहता है, और कई बार ऐसे रोगियों की जीभ जो है लाल रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इनमें कई तरह के पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है। ये एक गंभीर बीमारी है और इसकी अभी तक पूरी दुनिया में कोई दवा नहीं है। यद्यपि कुछ प्रयास के साथ हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण पा सकते हैं। इसके लिए कई तरह के कारण बताए जाते हैं कि जो आईबीएस के पीछे कई कारण जिम्मेदार रहते हैं। जैसे कुछ बताते हैं कि यदि आपके अन्न में आप जिस अन्न का भोजन करते हैं उस अन्न में ग्लूटेन नामक एक अमीनो एसिड रहता है, तो बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर, या खास करके हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी जो झिल्ली है, परत है, उसमें ग्लूटेन के अगेंस्ट कुछ ऐसे एंटीबॉडी सक्रिय हो जाते हैं, जिसके कारण उस परत में एक सूजन से आ जाती है। और जब ऐसा व्यक्ति निरंतर ग्लूटेन आधारित भोजन करता रहता है तो उसमें आईबीएस की शिकायत निरंतर बनी रहती है। ये एक कारण है। कभी कभी ऐसा भी माना जाता है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, जीवाणु संक्रमण के कारण शुरू होता है, फिर एक गंभीर दशा ले लेता है, जिसमें बाद में किसी तरह की कोई दवाई काम नहीं करती। शुरू में
कुछ जो एंटी बैक्टीरियल दवाएँ हैं इसमें काम करती हैं, लेकिन बाद में वो दवाइयाँ बेअसर हो जाती हैं। ऐसा मानते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कोरोना इफेक्ट के कारण ये IBS होता है, लेकिन ये भी कोई कारण वास्तविक लगता नहीं, क्योंकि अभी तक पूरी दुनिया में जो रिसर्चें हुई हैं उनमें एक चीज़ तो साबित हुई है कि ऐसे जो IBS के मरीज़ हैं उनकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी जो ऊपरी परत है उस पर एक तरह की प्रतिक्रियात्मक दृश्यावली देखनी पड़ती है। उनकी परत लाल और मोटी दिखाई देती है, लेकिन क्यों होती है इसका कारण वो अभी तक जानते नहीं हैं। कभी कभी इस रोग का संबंध मानसिक तनाव से भी जोड़ा जाता है, लेकिन मेरी जो अध्ययन है, मेरे जो जिस पर स्टडीज़ हैं या मेरे तरह के जो और लोग सोचते हैं उनका एक अलग अनुमान है, क्योंकि IBS की शिकायत 1950-60 के बाद शुरू हुई है। उससे पहले IBS की स्थिति देखने को नहीं मिलती थी। या तो संघनी का रोग देखा जाता था या इस तरह के और अन्य रोग देखा जाते थे, जिनमें या तो व्यक्ति को दिन भर में 10, 12, 15 बार मोशन के लिए जाना पड़ता था, दर्द के साथ मोशन आता था, या डायरिया हो जाता, या जिसकी स्थिति के अनुसार 5 या 6 बार मोशन के लिए जाना पड़ता था। लेकिन जब से 1960 के बाद पूरी दुनिया में खास करके जो अविकसित देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनमें एंटीबायोटिक मेडिसिन का प्रसार प्रचार शुरू हुआ, तब से उसके साथ ही IBS की भी स्थिति सामने आने लगी। क्योंकि हम जब बार बार किसी रोग के कारण एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन खाते हैं, दवाएं खाते हैं, तो ये दवाएं हमारी जब लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचती हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन में रहने वाले जो मित्र जीवाणु हैं, जो जीवाणु हमारे लिए कई उपयोगी पदार्थ पैदा करते हैं, उनके ऊपर भी प्रतिक्रिया दर्शाते हैं और उन फ्रेंडली बैक्टीरियाज को, उन मित्र जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। और इसके कारण जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की जो सेलिस्मिक झिल्ली होती है, जो परत होती है, वो भी क्षतिग्रस्त होने लगती है, उनमें भी नुकसान होने लगता है। और उसके कारण हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जो विली या जो पोषक तत्वों को शोषित करने की जो इकाइयाँ होती हैं, जिन्हें बिली या सीलिया कहते हैं, वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, वो घटने लगती हैं, वो नष्ट होने लगती हैं। इसलिए हमारा लार्ज इंटेस्टाइन इन एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन के इफेक्ट के कारण अवशोषित नहीं कर पाता, तो उन लोगों में ये IBS की शिकायत हो जाती है। IBS की संभावना एक चीज़ और से बनती है कि जब से हमारे आहार में रसायन आधारित भोजन की मात्रा बढ़ी है, क्योंकि 1950-60 से पूरी दुनिया में यूरिया, पेस्टिसाइड और कई तरह के इंसेक्टिसाइड आधारित अनाजों की मात्रा बढ़ती गई है। इसके कारण भी IBS की जो स्थिति बनी है, IBS के केसेस सामने आए हैं। क्योंकि जब ऐसे खाद्यान्न को खेतों में पैदा किया जाता है तो उनको कम समय में मैच्योरिटी पानी होती है, कम समय में फसल तैयार करनी होती है, तो उनको अतिरिक्त मात्रा में पोषक तत्व दिए जाते हैं, जिसमें यूरिया और पेस्टिसाइड जैसे खाद भी शामिल हैं। जिन फसलों को ज़्यादा मात्रा में यूरिया दी जाता है उनकी जल अवशोषण की मात्रा तो बढ़ती है, लेकिन जिस मिट्टी में वो उगती हैं वो मिट्टी की जो पोषणीय क्षमता है वो नष्ट होती जाती है, मिट्टी का मुलायमपन ख़त्म होता जाता है, वो मिट्टी हार्ड और एक परत का रूप लेने लगती है। तो जब मिट्टी यूरिया के इस्तेमाल से ख़राब हो सकती है, जब मिट्टी की संरचना में यूरिया के कारण ये परिवर्तन आ सकता है, तो उस यूरिया आधारित भोजन का जब हम सेवन करते हैं, उन खाद्य पदार्थों को हम अपने भोजन का अंग बनाते हैं, तो उनका हमारे शरीर के अंदर, हमारे आंत के अंदर दुष्प्रभाव कैसे नहीं होगा, ये एक सोचने का प्रश्न है। इस पर आप भी विचार कर सकते हैं। मैं तो इसका यकीन मानता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसी जो फसलें हैं जिनमें यूरिया, पेस्टिसाइड या जिनकी सुरक्षा के लिए कई तरह के पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड छिड़के जाते हैं, या जिनको भंडारण के समय कई तरह की औषधियों के साथ रखा जाता है, उनके दुष्प्रभाव के कारण हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन के जो मित्र जीवाणु हैं
फ्रेंडली फ्लोरा बैक्टीरिया हैं वो नष्ट होते हैं और उसके कारण IBS और ऐसी इस तरह की कई और समस्याएं पैदा होती हैं। तो IBS की समस्या को जब हमने समझ लिया तो उसका निराकरण भी संभव है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इसके लिए कोई दवाई अभी तक उपलब्ध नहीं है, इसीलिए पूरी दुनिया में 15% से ज़्यादा युवा वर्ग इस बीमारी को लेकर परेशान हैं। इस बीमारी को लेकर वो ना तो सही तरह से अपने काम धंधे पर काम आगे बढ़ पाता है, ना अपनी नौकरी में अपने को स्थापित कर पाता है। वो बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि उनको घर में रुकने के लिए विवश होना पड़ता है और ऑफिस में उन्हें बार बार शौच के लिए जाकर एक शर्मिंदगी जैसा एहसास होता है। ये एक जटिल प्रश्न है, इस पर हमें सोचना चाहिए। लेकिन यदि हम कुछ घरेलू प्रक्रिया अपनाएं तो निश्चित ही IBS पर नियंत्रण पा सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि हम जिस आहार का सेवन अब तक कर रहे हैं उसे कुछ दिन के लिए विश्राम दे दें, उसे कुछ दिन के लिए छोड़ दें और उसकी जगह हम जिनमें ग्लूटेन या जिन आहारों को, जिन अन्नों को हम यूरिया या ऐसी चीज़ों से के प्रयोग से पैदा नहीं करते या जिन फसलों में कम मात्रा में यूरिया इस्तेमाल होता है उनका प्रयोग करें तो हमें निश्चित ही IBS से छुटकारा मिल सकता है। ऐसे में आप बाजरे का प्रयोग कर सकते हैं। दिन में एक बार बाजरे की रोटी, दलिया या खिचड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। बाजरे को आप छाछ के साथ में ले सकते हैं। छाछ भी ऐसे दूध की हो जिसमें किसी तरह का केमिकल ना हो, जो ताज़ा हो, क्योंकि हम जो डेयरी का दूध इस्तेमाल करते हैं वो कम से कम 7 से 10 दिन में आपके पास पहुंचता है और उसे पैकिंग की प्रक्रिया तक पहुंचते या आपके घर पहुंचते कई तरह के केमिकल से गुजारा जाता है। उन्हें या तो उन्हें 200 डिग्री टेम्परेचर दिया जाता है, फिर उनको मिनिमम 9 डिग्री टेम्परेचर ला के पैकिंग में बंद किया जाता है। इससे उनकी जो बैक्टीरियल जो संरचना है वो बदलती है और उनके जो पोषक तत्व हैं उनमें बदलाव आता है। तो ऐसे दूध की दही की जगह, लस्सी की जगह आप घरेलू या अपने आसपास के किसी मित्र है उससे आप दूध लेकर उसका दही प्रयोग कर सकते हैं। दही की जगह आप छाछ का प्रयोग कर सकते हैं। तो बाजरे का प्रयोग आप छाछ के साथ कर सकते हैं, ये आपके लिए अत्युत्तम होगा। दूसरे या तीसरे दिन से आपको इसमें लाभ होना लग जाएगा। आप अकेली छाछ का प्रयोग भी निरंतर कर सकते हैं। दिन में 3-4 बार छाछ का प्रयोग कर सकते हैं। दूध का प्रयोग कम से कम करें, लेकिन आप दही का प्रयोग कर सकते हैं। दही और छाछ आपके जो इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया हैं उनको पुनर्स्थापित करने में मदद करती है, आपको उसमें आराम प्रदान करती है और आपको उन बैक्टीरियल फ्लोरा की हेल्प मिलने लगती है, सहायता मिलने लगती है। आप IBS जैसी अनेक समस्याओं से सबको मुक्त अनुभव करने लगते हैं। आप चाहें तो इसके साथ में एक और प्रयोग कर सकते हैं। आपके आसपास यदि कोई आयुर्वेदिक विशेषज्ञ है उसकी मदद भी ले सकते हैं। चाहे तो आप सीधा भी कर सकते हैं कि भोजन से पहले दिन में 3 बार आप 6-6 ग्राम की मात्रा में लघु गंगाधर चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। इसे आप छाछ के साथ में लें, छाछ ताज़ा हो, और दिन में 3 बार भोजन के पश्चात आप हिंगवास्टिक चूर्ण ले सकते हैं 3-3 ग्राम की मात्रा में। इसे भी आप छाछ के साथ इस्तेमाल करें। और दिन में 2 बार भोजन के बाद आप चाहें तो कोक्टारिस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। छोटे से प्रयोग आपके लिए एक देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तनकारी होंगे, आपको IBS से बचाएंगे, संगृही में भी ये मदद करेंगे, आपको पाचन तंत्र संबंधी अन्य समस्याओं से मुक्ति दिलाने में आपकी सहायता करेंगे। ये बहुत सहज सुलभ प्रयोग हैं। इन प्रयोगों का सैकड़ों वर्षों से हमने अपनाया है और बहुत लोगों को ऐसी बीमारियों से मुक्ति दिलाई है। तो आप इनको भी कर सकते हैं। लेकिन यदि IBS से मुक्ति चाहनी है तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट पर कंट्रोल करना पड़ेगा, डाइट में परिवर्तन करना पड़ेगा। इसका जल के साथ में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि प्रदूषित पानी पीने से IBS होता है। तो ऐसा अभी तक कोई एविडेंस तो नहीं मिला कि प्रदूषित पानी के कारण किसी को IBS ही हुई हो। तो IBS का संबंध हमारे खान पीन के साथ में, हमारे ऐसे आहार के साथ में जो हमारे पेट में पहुंचकर, हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचकर उस इंटेस्टाइन की लेयर को, उस इंटेस्टाइन की जो बाहर झिल्ली है उसको नुकसान पहुंचाता है। तो हमें
पहले तो उसे छोड़ना पड़ेगा और कम से कम 40 दिन को हमें उससे मुक्ति पानी होगी, क्योंकि हमारा जो तंत्र है 40 दिन में अपने को पुनर्स्थापित करता है। यहाँ तक पेट की बात है तो पेट की जो इंटेस्टाइन की जो लेयर है, इंटेस्टाइन की परत है, वो तो प्रतिदिन टूटती और सुधरती है, मरम्मत होती है। वो तो एक दिन में दुरुस्त हो सकती है, लेकिन शरीर को स्थापित होने में, शरीर को सामान्य अवस्था पाने में कम से कम 40 दिन की आवश्यकता रहती है। तो 40 दिन तक आप प्रयोग करके देखिए, आपको IBS से निश्चित मुक्ति मिलेगी। और यदि इस पर आपके कोई अनुभव हैं तो उससे मुझे आप सूचित कर सकते हैं। अन्य विषय के लिए मेरे आप मैसेज बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करें। मैं आपका धन्यवादी रहूँगा। धन्यवाद।